हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के एडिटोरियल पेज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज के दोनों ही आर्टिकल अच्छे हैं। पहला आर्टिकल है कि नियंत्रण से बाहर विदेशी तकनीकी कंपनियां, यानी कि जो नियम होते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग कुछ भी अपलोड कर देते हैं या फिर मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, वहीं पर दूसरे देशों में, कई देशों में ऐसे सख्त कानून है कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है लोगों द्वारा। अगर उस पर कोई भी उल्लंघन या लोगों का निजी डाटा दूसरी जगह भेजा भी जाता है या उनकी गोपनीयता भंग होती है तो उसका हर्जाना उस कंपनी को भुगतना पड़ता है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सब बिचौलियों की वजह से होता है, ऐसा बता रहे हैं दिव्य कुमार सोती, जो कि काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं। दूसरा आर्टिकल है हमारा, आर्थिक चुनौतियों से लड़ने की सही नीति। अब दुनिया में जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से कम कीमतों पर छूट के साथ उस तेल को आयात कर रहा है। ये भी एक भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति का हिस्सा हो सकता है। किस तरीके से थोक महंगाई को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, विदेशी मुद्रा भंडार घटने की तरफ है और व्यापार घाटा भी कम हो रहा है। इन सभी बातों को इस आर्टिकल में डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा समझाया गया है, जो एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और इसमें बताया गया है कि आर्थिक चुनौतियों से लड़ने की सही नीति क्या है। देखिए, इस समय जब दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी हुई है, तनाव काफ़ी दूसरे देशों में भी बढ़ रहा है, और चाहे वो चीन और ताइवान का युद्ध हो, क्योंकि आज के भी न्यूज़पेपर में दिया गया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने बोला है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है या फिर सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका ताइवान को पूरी सैन्य मदद देगा। तो ये एक तनाव की स्थिति फैली हुई है जो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति को बाधित करती है और इसमें चुनौतियां भी हैं और इस महंगाई बढ़ने का कारण भी हो सकती हैं। भारत में अपनाई गई विवेकपूर्ण आर्थिक रणनीतियों से आम आदमी को तो राहत मिलती दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अगर हम बात करें, पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत जिस तरीके से अपना रुख तटस्थ रखे हुए है वो एक अच्छी नीति मानी जा सकती है। अगर हम 3 वर्ष पूर्व भारत ने जब एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी, उसी का नतीजा है कि भारत रूस से रियायती दरों पर आज भी तेल यानी कि कच्चा तेल खरीद रहा है। तो सबसे पहले जो एक्ट फॉर ईस्ट नीति है उसको जान लेते हैं। देखिए, एक्ट फॉर ईस्ट नीति जो है वो लुक ईस्ट नीति का ही बदला रूप है, जिसे मोदी सरकार ने नवंबर 2014 में घोषित किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना था। इसके तहत लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता था। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि इस समय अगर हम बात करें तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और उपभोक्ता है। यह भी महत्वपूर्ण है, जब से भारत ने पर्याप्त छूट के साथ रूस से कच्चे तेल का आयात करना शुरू किया है, तब से भारत को इराक द्वारा भी कच्चे तेल की आपूर्ति में बड़ी छूट की पेशकश की जा रही है। सस्ते कच्चे तेल के कारण भारत में महंगाई भी नियंत्रित है, या फिर कह सकते हैं कि नियंत्रण करना उसको आसान हुआ है। अगर हम बात करें कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक नरम मौद्रिक नीति से पीछे हटकर नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, तो ये भी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, रूस की जो हिस्सेदारी है, हम जो रूस से तेल आयात करते हैं उसमें क्या हुआ है कि पहले हम आयात करते थे 2.02% पिछले वर्ष, लेकिन करीब इसमें 1-2 वर्षों में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले 2.2% था, अब वो 12.9% हो गया है। और अमेरिका से हम 9.2% आयात करते थे, जिसकी हिस्सेदारी अब हो गई है 5.4%। तो ये एक अच्छा रिजल्ट माना जा सकता है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि जो थोक महंगाई दर है वो अगस्त में 12.41% रही, जबकि जुलाई में 13.93% रही थी। देश में पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का मिश्रण भी बढ़ाकर ईंधन की कीमतों को कंट्रोल किया गया है। अगर हम बात करें 2014 में,
तो 2014 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बहुत मुश्किल से 1.4% ही मिलाया जाता था, लेकिन अब इसको 10.6% तक, यानी कि अब 10.6% तक एथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में मिलाया जाता है और 2025 तक इसे 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। यही एक कारण है कि एथेनॉल के उपयोग में तेल विपणन कंपनियों की दिलचस्पी इधर लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो 8 वर्ष पहले देश में 40 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता था, जो अब 400 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। इस समय अगर हम वैश्विक आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो देश की आर्थिक रणनीति का एक अहम पड़ाव आरबीआई द्वारा भारत के साथ डॉलर के संकट का सामना कर रहे रूस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान के अलावा एशिया और अफ्रीका के भी कई देशों के बीच व्यापारिक सौदों का निपटान रुपए में किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय भी है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि देखिए, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके बाद जब अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो भारत ने रूस के साथ रुपए में यानी कि अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसी तरह मुद्राओं से किए जाने की और भी देशों के साथ संभावना है। तो भारत अन्य देशों के साथ भी एक दूसरे की मुद्राओं में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की डगर पर आगे बढ़ रहा है। इससे रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के लिए अहम मुद्रा मानने में मदद मिलेगी। अगर हम बात करें व्यापार घाटे की, तो व्यापार घाटा कम होगा, वहीं पर विदेशी मुद्रा भंडार घटने की भी चिंता कम होती है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। देखिए, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। वहीं पर अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा करता है तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है ये। अब आगे बताया जा रहा है कि खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित कर इस वर्ष 6% और आगामी 2 वर्षों में 4% तक लाने के लिए रेपो रेट में भी कुछ और वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को कम किया जाना उपयुक्त होगा। देश में अब कच्चे तेल के अधिक उत्पादन एवं कच्चे तेल के विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ अन्य हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देना होगा। इलेक्ट्रिक कारों की तरह हाइब्रिड कारों पर भी जीएसटी घटाना एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। अब कई देशों के साथ कुछ ही समय में व्यापार रुपए में होने लगेगा और इन उपायों को अपनाकर देश वैश्विक आर्थिक वित्तीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा और देश करोड़ों लोगों को और अधिक राहत दी जा सकेगी। तो ये एक अच्छा डिसीजन माना जा सकता है अगर इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाए। अब आ जाते हैं हम अपने पहले वाले आर्टिकल पर कि नियंत्रण से बाहर विदेशी तकनीकी कंपनियां। अब जब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका में भी बड़ी टेक कंपनियों की मनमानी और उनके एकाधिकार पर लगाम लगाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, तब भी भारत अभी इन सब चीज़ों में काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल, फेसबुक और इन सब चीज़ों पर थोड़ी बहुत लगाम लगाता दिख रहा है, लेकिन इसमें अभी और भी सुधार किए जाने आवश्यक हैं क्योंकि ये कंपनियां भारतीय कानूनों के तहत काम करने के लिए तैयार नहीं दिखती हैं। हाल के मामले में अगर हम बात करें तो ट्विटर ने भारत सरकार के विरुद्ध कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की है और यह दलील दी है कि सरकार जो ट्वीट्स हटाने के लिए कह रही है वो कहीं ना कहीं उससे जो संविधान ने लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है उसका उल्लंघन है। इससे पहले एक अन्य मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर ने बड़ा सुविधाजनक रवैया अपनाया था, यानी कि कोई सख्ती नहीं दिखाई दी। अगर हम बात करें विदेशी टेक कंपनियों द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले करोड़ों भारतीयों के डाटा की सुरक्षा की, तो वो भी एक चिंता का विषय है क्योंकि कहीं ना कहीं टेक जो कंपनियां हैं भारतीय यूजर्स का डाटा बाहर भेज रही हैं। इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा भी या नहीं, ये हमें खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। दुनिया का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होने देता है। वहाँ सरकारें डाटा सुरक्षा के नाम पर इन कंपनियों को अनुशासित रखती हैं। डाटा सुरक्षा कानूनों के जरिए पश्चिमी देश इन कंपनियों को
कमज़ोर इनकी जो नस है उसको पकड़े रहती है। अन्य किसी मामले में भी सरकारी आदेशों के उल्लंघन की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं ये कंपनियां विदेशों में, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीते दिनों अगर हम बात करें, आयरलैंड ने यूरोपीय डाटा एवं निजता नियमों के उल्लंघन मामले में इंस्टाग्राम पर करीब 3100 करोड़ का हर्जाना लगाया था। उसी इंस्टाग्राम पर भारत में हिंदू देवी देवताओं को लेकर तमाम आपत्तिजनक पेज मिल जाएंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर हम बात करें जैसे कि नुपुर शर्मा का मामला, उस पर जब उन्होंने एक चैनल पर बयान दिया तो उसको लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर एक मुहिम सी छिड़ गई कि उनका गला काट दिया जाना चाहिए, उनको मार दिया जाना चाहिए, उनका बलात्कार कर देना चाहिए, कई ऐसे चीज़ें। लेकिन ट्विटर चाहे इंस्टाग्राम ने इन सभी पोस्टों को नहीं हटाया, तो एक दोहरा रवैया ये देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा एशिया कप हुआ था, उसमें जो खिलाड़ी हैं अर्शदीप, उनके मामले में पाकिस्तानी साजिश का सरकार एजेंसियों ने तो खुलासा नहीं किया, क्योंकि उनसे एक कैच छूट गया था। उसके बाद कुछ लोग उसने खालिस्तानी बताने लगे थे और ये पूरा प्रोपोगेंडा पाकिस्तान से ही चला था। लेकिन जब उसकी पड़ताल सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं की गई थी, उसकी पड़ताल जब निजी, यानी कि कह सकते हैं कि खुद जो यूजर्स हैं उन्होंने खुद अपने स्तर पर करी, तो पता चला कि ये जितनी भी चीज़ें लीक हो रही हैं या बना के पेश की जा रही हैं वो पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया द्वारा या फिर पाकिस्तानी सोशल हैंडल्स जितने हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की और ऐसे सभी पोस्ट को हटाया गया। लेकिन अभी भी इसमें कई ऐसी कार्रवाइयाँ की जानी बाकी हैं जिससे लोगों का डाटा, निजता और स्वतंत्रता तीनों चीज़ें बरकरार रहें। दूसरे देशों में कड़े कानून अपनाए जाते हैं, लेकिन भारत में इन सब चीज़ों का अभाव है। आपको भी इस पर, जैसे कि आप सोशल मीडिया में कई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और समझते हैं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसी तरीके से आपको ऐसे मैसेज भी फॉरवर्ड किए जाने चाहिए जिससे लोगों की जागरूकता फैले और सरकार का भी ध्यान उसकी तरफ जाए। तो ये आज का एडिटोरियल पेज था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।